जो समस्याएं हैं क्षेत्र में, वो आप मुझे लिख के भिजवा दीजिए। आज जो वीसी हो रही है उसका कारण है, एक तो कल प्रधानमंत्री जी ने वीसी ली चीफ मिनिस्टर के साथ में 5-7 घंटे बैठे थे, वो भी उसमें ये स्थिति है कि उसमें सुझाव क्या हम दे सकते हैं। एक तो क्वारंटाइन लॉकडाउन करना आसान है, खोलना बड़ा मुश्किल काम होता है। आप समझ सकते हो कि किस फेजेज में खुले, कहाँ ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन हो, ग्रीन जोन हो या रेड जोन हो। फिर एक्टिविटी क्या गया शुरू, अभी दुकानें बंद पड़ी है, इंडस्ट्री कुछ खुली है, तो उसमें आप सुझाव दीजिए। एक तो कि हमें अब खोलना है तो आपका क्या सुझाव है, नंबर 1। नंबर मैंने कहा क्वारंटाइन के बारे में आप लोग भी उसमें सहयोग करें, उसका हमें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और नंबर 3 जो सोशल डिस्टेंसिंग है, ये इसके कोरोना के साथ में रहना सीखना पड़ेगा हम लोगों को। ये कोरोना चल सकता है 6 महीने, साल पर 2 साल चल सकता है। कल वीसी में भी प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है। तो हमें पब्लिक को एजुकेट करना पड़ेगा कि आप इसके साथ रहना सीखें, घबराएं नहीं। और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना, इसको आप दिमाग में रखें, उसके बगैर काम चलेगा नहीं। रात को शाम को 7 बजे सुबह तक कर्फ्यू रहना पूरे देश के अंदर अभी तक लागू रहेगा। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि आप किस प्रकार खुले लॉकडाउन, उस पर कोई अपनी बात करें। और पब्लिक को एजुकेट कैसे करेंगे, जो बातें हम लोग कह रहे हैं वो वापस रिपीट नहीं हो, तब जाके सबको बुलवा पाएंगे। वरना तो बहुत बड़ा टाइम लग जाएगा। अगर एक आदमी बताएगा, उदाहरण देगा मुझे एक गली मोहल्ले में वार्ड में क्या हो रहा है, हमें सब मालूम है, आपको भी मालूम है, क्योंकि खबरें आ रही है, तो कहने की बात नहीं है। नंबर 2, आपको ये सब रामगंज में क्या हुआ, 1 से इतने बढ़ गए, ये तो बात हम कहते हैं, आप लोगों को कहना चाहते हैं कि 1 से कितने बढ़ सकते हैं। पर रामगंज में जो आप सोचते वो बात नहीं हुई है, पर एक ऐसी गलत फहमी, अफवाह फैलाई गई जोधपुर में, जयपुर में, जैसे कि कांग्रेस के राज शासन है इसलिए जानबूझ करके मुसलमानों को छूट दी जा रही है। कोई छूट दे सकता है क्या? कौन मरेगा उसके अंदर ही? जो छूट पाएगा वही मरेगा, कौन छूट दे सकता है उसको? पर ये बातें हुई है, इन बातों से हटके हमें चलना पड़ेगा, तब जाके हम लोग मुकाबला कर पाएंगे। आज मैं फिर कहना चाहूँगा, मुकाबला तभी होगा तब कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई, सीपीएम जो पार्टियां हैं, पूरी प्रदेश की जनता मिलकर चलेगी तो ही मुकाबला हो पाएगा। कोई छूट देने वाला नहीं है, कोई छूट देने वाला नहीं है, सबके लिए समान व्यवहार होता है, आप दिमाग में रखें। प्रताप सिंह खाचरवासी। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि पूरे राजस्थान में आपने बड़ी पहल की है। हर एमएलए एमपी से आप बात सुनते हैं, समझते हैं और उसके बाद एक्शन लेने आज आपने बहुत बड़ा डिसीजन लिया। मैंने आपको सुना, आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी से मेरी बातचीत हुई और इस लॉकडाउन को कैसे खोलें, क्या हम सिचुएशन क्रिएट करें जिससे राजस्थान पटरी पर आ सके। आपकी बात मुझे आज एक बहुत अच्छी लगी, आपने जो अपनी बात में कही कि हमें सिर्फ केंद्र के भरोसे नहीं रहना है, हमें अपने पांवों पर खड़े होना है। और ये बात पूरे राजस्थान के लिए लागू होती है, हर आदमी के लिए लागू होती है। और अभी जो आपने बोला उससे एक बात तो क्लियर हो गई कि अच्छा इंसान बनेंगे तो भगवान पक्का मिलेगा। हमें हमारा मन बड़ा करना पड़ेगा। कोरोना जैसे संकट के समय भी इस वक्त लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच में नहीं है, आप बार बार ये कह रहे हैं, और इस वक्त ये लड़ाई धर्म और जाति के बीच में भी नहीं है। इसके बावजूद कई बार हम जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं उसका नीचे तक हमें कई बार ऐसा लगता है फायदा हो रहा है, लेकिन लोग उसका इतनी बुराई करते हैं, उसका इतना गलत असर जाता है कि आज भी लोग राजनीति से बाज नहीं आ रहे। और राजनीति नहीं होने का ही परिणाम है कि प्रधानमंत्री जी ने खुद ने आपकी तारीफ की। इससे नीचे तक एक संदेश जाना चाहिए कि जब काम अच्छा होता है तो खुद प्रधानमंत्री भी आगे बढ़कर बोलते हैं और आप भी प्रधानमंत्री जी की तारीफ करते हैं। तो ये संदेश हमारे राजस्थान के लिए तो बड़ा इसलिए भी कि पहला लॉकडाउन हमने किया, हमारी तरफ से कोशिश जबरदस्त हुई, सब जगह आपने वहां कर्फ्यू का भी किया। अब रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन की जब बात आती है तो आपने कल एक बड़ा डिसीजन लिया। वो डिमांड एक एमएलए की नहीं थी, सबकी थी, और वो आपने बड़ा फैसला लिया कि अब राजस्थान में जनता की परेशानी दूर हो, उसके लिए आपने कहा पास की जरूरत नहीं है। मैं आपको सही कह रहा हूं, बहुत स्टूडेंट है, कितने ही मजदूर बेचारे, जैसे ही ये डिसीजन हुआ वो आपस में गाड़ी करके चले गए और डरे हुए थे, दहशत मिट गई, जो डर था वो मिट गया और वो पहुंच गए। आपने पूरी पावर डिसेंट्रलाइज कर दी। आपने किसी के लिए ये नहीं रखा
कि ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना एमएलए, ना पार्षद, ना जाति, ना धन, जो है भाई ये परेशानी सबकी थी, हो गया। अब आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि लॉकडाउन कैसे खुले। मैं मुख्यमंत्री जी एक निवेदन आपसे जरूर करूंगा, शराब के ऊपर चाहे टैक्स लग जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप राजस्थान में चाहे शराब पर टैक्स लगा दीजिए, लेकिन राजस्थान में हर डिस्ट्रिक्ट की अपने आप में एक आप अलग मॉनिटरिंग करा लो कि जिन डिस्ट्रिक्ट में फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत बहुत कम नाम है लेकिन संख्या में गरीबों की बहुत ज्यादा है। आज आपने कल प्रधानमंत्री जी की वीसी में आपने कहा कि शहरी रोजगार गारंटी कानून लाया जाए, और ये बात पूरे राजस्थान के हर बीजेपी कांग्रेस के विधायक की डिमांड है कि जिस तरह गांवों में लागू हुआ रोजगार गारंटी कानून, वैसे यदि शहरों में लागू हो जाता इस वक्त तो बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन इस वक्त चाहे आप शराब पे टैक्स लगा दें, लेकिन राजस्थान में जैसे राजधानी जयपुर में 22% लोगों को फूड सिक्योरिटी एक्ट का गेहूं मिलता है, सिर्फ 22% लोगों को। जयपुर के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं वहां सिर्फ 22% लोग लीगली 54% लोग होने चाहिए। इस तरह के जो भी राजस्थान के शहर है वहां पर जो राशन कार्ड से गेहूं मांगे, आधार कार्ड पर गेहूं मांगे, आपने तो यहां तक कहा कि आधार कार्ड राशन कार्ड नहीं हो लेकिन गरीब तक भोजन पहुंचे, राशन पहुंचे, वो पहुंच रहा है, और सूखा किट पहुंचे, वो पहुंच रहा है। वो राशन कार्ड के आधार पर गेहूं मिले, ऐसी व्यवस्था आप कर देंगे तो उससे कई फायदे होंगे। अभी इस वक्त ऑटो रिक्शा वाला, रिक्शे वाला, खोमचे वाला, खड़ी वाला, ठेले वाला सब बेरोजगार हो गए, लेकिन सबके पास राशन कार्ड और आधार कार्ड है। ये गेहूं जब उसके घर पहुंचेगा तो उसमें सारे लोग एक साथ कवर होंगे। इस वक्त ये डिमांड चल रही है कि ऑटो रिक्शा, रिक्शे वाला, वो सब कहते हैं आपने वो 2,500 रुपए जमा भी कराए लोगों के खाते में, लेकिन वो यहां तक डायरेक्ट रिलीफ इस राशन कार्ड के जरिए अपने आप उनके घरों तक, यदि प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं जाता है, 5 लोगों के पास 25 किलो महीने का चला जाएगा, तो उसमें सब कवर हो जाएंगे। रिक्शे वाला, खोमचे वाला, थड़ी वाला, ठेले वाला, सब एक साथ आ जाएंगे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी जब ये बात उठी थी कि साहब ये राशन वितरण में, मैं आज आपको गारंटी से कह रहा हूं, कहीं पर भी, मैं कसम खा के कह रहा हूं, जिसने पैदा किया उसके दूध की सौगंध, जयपुर में एक भी व्यक्ति, मैं खुद हिंदू हूं, लेकिन हिंदू और मुसलमान के आधार पर कोई भेदभाव कहीं नहीं हो रहा है। हम ये कहकर, मैं आज गारंटी से इससे बड़ा पाप कर रहे हैं कि जिसका जो मेरे को सुन रहा है वो जयपुर में सब आदमी जानते हैं इस बात को, कोई नहीं है। मैंने एक रिक्वेस्ट की थी मुख्यमंत्री जी, आपने उसको माना, उसके लिए धन्यवाद। मैंने कहा था हमारे 200 विधानसभा क्षेत्र है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के विधायक है, निर्दलीय भी है, हर विधायक 1.5 2 करोड़ रुपए जमा कराए जिला प्रशासन के पास, और ये कहे कि इस बार का हमारा पैसा राशन वितरण में खर्च हो जाए। जिन विधायकों ने 1.5 करोड़ रुपए दिए उनके यहाँ पे ज्यादा बढ़ गया होगा थोड़ा बहुत, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं इसके बावजूद इन विधायकों ने पैसे नहीं दिए, उनके यहाँ भी राशन कार्ड उतना ही बटा है। ऐसा नहीं है कि राशन नहीं बट रहा हो, मैं ये कह रहा हूं हर विधायक की जिम्मेदारी, यदि आप अपने क्षेत्र में 1.5 करोड़ रुपए दे दोगे राशन के वितरण में, तो ये बहुत बड़ी मदद उनकी हो जाएगी जो मदद चाहते हैं। और वो हमारे पास पैसा सरकार की तरफ से है, वो हमको देना चाहिए। कई बार हम देते हैं 35 लाख रुपए और मुकाबला करते हैं जिसने 2 करोड़ रुपए दिए उसके साथ, लेकिन उसके यहाँ पे आपके यहाँ से 5-4 कट्टे ही ज्यादा बटे। मैं इतना कहूंगा कि ये ना कोई राशन वितरण में भेदभाव है। आपकी बात मुझे अच्छी लगी, कोई नहीं चाहता कोरोना। और अभी एमपी साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि एक यादव फैमिली को वो चाहते हैं घर पे क्वारंटाइन हो जाए। ये जाति और धर्म नहीं पूछ रहा और कहीं पर कुछ भी नहीं आ रहा है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि राशन की बात मैंने कह दी कि ये जो आज शास्त्री नगर में जो भीड़ की अखबारों में फोटो छपी है वो राशन लेने वालों की नहीं है, वो प्रवासी मजदूरों की भीड़ है जो बिहार जाना चाहते हैं, जो यूपी जाना चाहते हैं। मैं आपसे ये कहूंगा कि ये जो सारा का सारा मामला जयपुर में, मैं एक नई बात और कह सकता हूं, लॉकडाउन जब आप खोलें मुख्यमंत्री जी, एक मेरा सुझाव है, कल मेरे से जयपुर में विवाह स्थल वाले लोग मिले थे। केंद्र सरकार की और आपकी जो गाइडलाइन है स्टेट गवर्नमेंट की, वो गाइडलाइन वो मानने को तैयार है। वो ये कहते हैं संख्या 50 ही रखेंगे, लेकिन हमारे पास मान लीजिए 50 का स्टाफ है, 10 का है, 20 का है, और हमारा विवाह स्थल यदि 20 बीघा 25 बीघा में है तो हम गवर्नमेंट के सारे रूल्स रेगुलेशन मानने को तैयार है। विवाह स्थल वाले सारे जिनके पास बड़े हैं, हम वो सारे रूल्स रेगुलेशन मानेंगे। हम संबंधित बीएलओ को, बूथ लेवल ऑफिसर को, तहसीलदार को, पटवारी को पहले चेक कराएंगे। लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर
दिनचर्या पटरी पर आए, उसके लिए हमें कुछ विवाह स्थलों को मौका दिया जाए कि हम उन्हीं गाइडलाइन में उतने ही लोगों में यदि हम शुरू करते हैं तो काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा ये जो इंडस्ट्रीज का सवाल है, मैं तो ये मानता हूं आपने पहले इंडस्ट्रीज काफी कुछ शुरू हुई है, जयपुर में भी चालू हो गई। इसके अलावा जो हमारे इस तरह के दुकानदार हैं, जैसे आप ठेले वालों की बात आ गई मुख्यमंत्री जी, राजस्थान में एक मेरी रिक्वेस्ट है, जो ठेला चलाता है, चाहे वो सब्जी बेच रहा है, चाहे वो खिलौने बेच रहा है, हर जगह हमारी डिस्पेंसरी है, जनता अस्पताल है। मैं आपसे कहूंगा इन ठेले वाले, खोमचे वाले और थड़ी वाले, इनके लिए आप एक आदेश जारी कर दें कि इन सभी की डिस्पेंसरी में और हॉस्पिटल मेडिकल जांच जब ठेले वाले की हो जाएगी, उसके बाद जब ये कंफर्म हो जाएगा ये ठेले वाला स्क्रीनिंग में और जांच में बिल्कुल क्लियर है, तो जो ठेला पहले से लगा रहा है, मान लीजिए 100 ठेले कहीं लग रहे हैं पहले से, तो उसको उसकी मेडिकल होने के बाद उसको अलाउड कर दिया जाए और उसको रूल्स रेगुलेशन समझा दिए जाए। यदि हम कह देंगे तुम 10 ही लगाओ, तो उसका वो बिजनेस वैसा चलता रहेगा, ठेले वाले का, खोमचे वाले का, उसकी बस स्क्रीनिंग हो जाए, डिस्पेंसरी में जांच हो जाए, उसका एक प्रोटोकॉल आपके यहां से जारी हो जाए कि डिस्पेंसरी में कोई भी व्यक्ति जो ठेला लगाता है पहले से वो जाए, जांच कराए, अपने आप जाएगा, जांच कराएगा, स्क्रीनिंग कराएगा, वहां से एक पर्ची लेके आएगा। उसके बाद ना तो उसको कोई कहीं पे जाने की, जो भी लगाएगा उसके बाद पर्ची रहेगी नगर निगम में, या जहां भी दिखाएगा कोई जाएगा तो बोल साहब ये मेरा सर्टिफिकेट, मैं जांच करवा के आ गया, फिर मैंने ये मेरा पुराना ठेला जो मैं 10 बरस, 5 बरस, 1 बरस से लगा रहा हूँ वही मैंने लगाया है। तो इसमें डिस्पेंसरी जो हमारी हर मोहल्ले में है, ऐसा नहीं हमारी कोई सुविधा नहीं है, हमारी हर जगह मेडिकल पूरे राजस्थान में मेडिकल डिस्पेंसरी, क्योंकि ठेले वालों की बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि हमने कह दिया 10 ठेले अलाउड है, तो जो पहले गए वो 10 खड़े हो गए। अब उसमें क्या हुआ, 500 ठेले वाला डर गया, तो कह रहा था हमारी जांच करा दो, हाथ जोड़ के इतना सा कह रहा है हमारी जांच करा दो, हमारी डिस्पेंसरी में भेज दो, हम जांच करा के उसके बाद ही लगाएंगे। मुख्यमंत्री जी, जहां तक सैनिटाइजेशन का सवाल है, मैं इतना कह सकता हूं, हर आदमी डरा हुआ है, सब डरते हैं। जयपुर की मैं कह रहा हूं, पूरे राजस्थान में सैनिटाइजेशन हुआ है, हाइपोक्लोराइड का छिड़काव सब जगह हुआ, गांव गांव में। मैं ये नहीं कह रहा हम अकेले हैं, सबसे ज्यादा तो मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि जयपुर में जिन लोगों ने या राजस्थान में जिन भामाशाहों ने आगे बढ़कर भोजन बनाया, रसोइयां चलाई, अपनी जान जोखिम में डालकर बांटने गए, पूरी जी जान से जुटे, उन भामाशाहों को, जिन्होंने राशन के किट बांटे, उन भामाशाहों को जिन्होंने पीपीई किट बांटे, उनको आपकी तरफ से हमने उनको भरोसा दिया है कि मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री निवास में या सरकार की तरफ से आपको सम्मानित करेंगे, आप एक सर्टिफिकेट उनको जारी करें, जिससे उनका मॉरल, इस बार लोगों ने आगे बढ़कर आपकी अपील पर बहुत बड़े लेवल पर काम किया है। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने 25-25 हजार भोजन के पैकेट एक दिन में बनाए हैं, अभी तक लगातार उनका काम चल रहा है, और वो लोग आपके साथ खड़े रहे, मुझे भरोसा है वो लोग भी अपनी तरफ से पूरा काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको इतना कह सकता हूं कि हम लोग सब, पूरा राजस्थान, कोई राजनीति नहीं, कहीं भी हमारी जरूरत हो मैं खुद जाता हूं भीड़ में, और एक दिन आपका फोन भी आया, मैं हॉस्पिटल्स में भी जाता हूं, आपने कहा कि ध्यान रखिए, हम सब भी ध्यान रखते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे भरोसा है जिस तरह का काम हमारा चल रहा है उस काम में कोई कमी नहीं है। आगे बस मेरा इतना ही है कि ये लॉकडाउन अब धीरे धीरे खोलना शुरू हो, जिंदगी पटरी पर आए, और उसमें प्रोटोकॉल तय कर दो, लेकिन अब पहले की तरह जिंदगी पटरी पर आनी चाहिए। लोग बहुत परेशान है, मुझे भरोसा है आप जल्दी इस लॉकडाउन में जब रिलैक्सेशन मिलेंगे तो आप खोलेंगे, और उस खोलने के साथ हमारी जिंदगी पटरी पर आएगी और हम सब मिलकर राजस्थान को वापस पहले की तरह खड़ा करेंगे। धन्यवाद आपका। मैं फिर कहना चाहूँगा आगे कि हमें टाइम का ख्याल रखना पड़ेगा, 5 मिनट बोलें एक व्यक्ति, लंबा नहीं बोलें, जिससे कि सभी लोग आराम से बोल सकें, और बाकी जो सुझाव आपने दिए सब सुझाव नोट हो रहे हैं सबके, नोट के बाद में कार्रवाई भी करेंगे हम लोग, आप निश्चिंत रहें, और सुझाव के आधार पर बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। महेश जोशी जी। ने अपने कार्यकुशलता से और शानदार कामों से जनता का दिल भी जीता, और माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार की सराहना भी आपने पाई है। मैं आपके निर्देशों की पालना करूंगा, सुझावों की बात करूंगा, और ज्यादा टिप्पणी इसलिए भी नहीं कर सकता कि प्रतिपक्ष के माननीय नेता हमारे जो हैं वो ये कहते हैं कि हम कोई भी टिप्पणी केंद्र सरकार पे या प्रतिपक्ष पे नहीं करें, लेकिन आपके सामने समस्या हो गई। आप बोरा जी की बात सही माने, अशोक लाहौटी जी की बात सही माने, एक तरफ बोरा जी कह रहे हैं कि खाना नहीं मिल रहा है, एक तरफ अशोक लाहौटी जी कहते हैं 750 रुपए की थाली आप दे रहे हो।